तो फिल्म की शुरुआत एवलिन और उसकी फैमिली से होती है, जो अभी अभी इस टाउन में शिफ्ट हुए थे। एवलिन एक कारपेंटर थी और उसे एक घर सजाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। उसके हस्बैंड को कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर की जॉब मिल गई थी। सब ठीक था, बस उनका बेटा केन एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। उसको स्कूल में भी कोई पसंद नहीं करता था और एक दिन तो लड़कों के बुली करने पर, यानी लड़कों के तंग करने पर, वो सभी लड़कों से लड़ जाता है और केन की इस हरकत की वजह से अगले 3 दिन के लिए उसे स्कूल से सस्पेंड भी कर दिया जाता है। राइट, केन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। ऊपर से जब वो घर आया तो उसने देखा कि उसकी वाइफ एवलिन ने यूराया नामी किसी आदमी को बुलाया हुआ था, जो उसका दोस्त था। यूराया बोल नहीं सकता था, लेकिन वो स्पिरिट मीडियम का काम करता था, यानी वो सोल्स और ऐसे ही दूसरी ना दिखने वाली क्रिएचर्स से बात कर सकता था। एवलिन जो इन चीजों पर बिलीव करती थी, वो यूराया के जरिए ये बात जानना चाहती थी कि उसका घर सोल फ्री है या नहीं। लेकिन रेड इससे बहुत ज्यादा तंग आ चुका था। वो एवलिन पर बहुत गुस्सा करता है और एवलिन को मजबूर होकर यूराया को यहाँ से भेजना पड़ जाता है। खैर, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रेड और एवलिन केन से बात करने के लिए उसके पास बैठते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें मसला क्या है। तो केन बताता है कि सब बच्चे मुझे बुली करते हैं और वो मुझे प्यारा नहीं समझते। केन ने जो किया था उसकी सजा के तौर पर ये केन की वीडियो गेम्स वगैरह बंद कर देते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें ये भी एहसास था कि इस सब में केन भी सफर कर रहा है और उसकी ज्यादा गलती भी नहीं है, तो वो अगले दिन उसका मूड ठीक करने के लिए एक ट्रिप का भी प्लान बना लेते हैं। केन इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि सुबह एवलिन और रेड के उठने से पहले ही वो उठ गया और उसने खुद जाके अपने मॉम डैड को उठाया। इन लोगों ने पिकनिक की तैयारी की और ये लोग जंगल में पहुंच गए। यहाँ पे केन चीजों के साथ खेल रहा था तो एवलिन और रेड एक दूसरे से बात कर रहे थे। एवलिन कहती है कि मुझे कुछ भी चीजें ठीक नहीं लग रही, मुझे नहीं लग रहा कि केन एडजस्ट कर पाएगा। तो रेड उससे कहता है हौसला रखो, वक्त गुजरेगा और आहिस्ता आहिस्ता चीजें नॉर्मल होने लगेंगी। यहीं पर रेड एवलिन को एक सरप्राइज भी देता है। वो जानता था कि एवलिन को क्राफ्टिंग का कितना ज्यादा शौक है। वो एक कारपेंटर जो थी, इसलिए उसने एक ऑनलाइन स्टोर का इंतजाम किया था जहाँ पर एवलिन अपनी बनाई चीजों को बेच सकती थी। और ये जानकर एवलिन को बहुत ज्यादा खुशी होती है। ये लोग बातें करते करते इतना खो जाते हैं कि इन्हें पता ही नहीं चलता कि इनका बेटा केन कहाँ पर है। काफी देर के बाद जब उन्हें इस चीज का एहसास होता है तो वो जंगल में अपने बेटे को देखने लग जाते हैं और उन्हें अपना बेटा जंगल में एक अजीब से दरवाजे के सामने खड़ा दिखता है। ये दरवाजा इनके लिए भी अजीब था, क्योंकि ऐसा दरवाजा इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इस दरवाजे के दूसरी तरफ कोई घर, कोई कमरा नहीं था और इस दरवाजे को जंजीर से भी बांधा गया था। इसको देखने पर ये काफी पुराना लग रहा था और काफी मोटी लकड़ी से बना हुआ था। रेड तो इसे इग्नोर कर देता है, पर एवलिन रेड से कहती है देखो, हमें घर में भी एक डोर की जरूरत है और इसकी हालत अभी भी काफी अच्छी है, मैं इसे रेनोवेट करके अपने घर में इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसलिए एवलिन के कहने पर रेड इसे गाड़ी में रखकर ये लोग इस डोर को घर ले आते हैं। अगले 3 दिन तक इस डोर को ठीक करने के लिए और नए जैसा बनाने के लिए एवलिन दिन रात एक कर देती है और इस पर बहुत मेहनत करती है। उसने डोर के पुराने हुक्स और क्लिप्स उतार दिए थे और वहाँ पर नए इंस्टॉल कर दिए थे। दरवाजे को अच्छी तरह रिपेयर करने के बाद उसने इसे पेंट करके बिल्कुल नया जैसा बना दिया था। अब क्योंकि इनके एक कमरे में दरवाजा नहीं था तो इसीलिए रेड और एवलिन मिलकर इस डोर को उस कमरे के बाहर लगा देते हैं। खैर, अगला दिन हो जाता है और इनके साथ अजीबो गरीब काम होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें तो ये साफ अंदाजा हो जाता है कि वो डोर कोई आम डोर नहीं है। लेकिन एवलिन और रेड इस पर ध्यान नहीं देते। पहले ही दिन एवलिन जब उस कमरे का दरवाजा खोलती है उस कमरे से कुछ लेने के लिए, तो उसे इस दरवाजे के अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। लेकिन फिर वो ये सोचकर इग्नोर कर देती है कि शायद किसी ने अपने गंदे जूते वहां उतार दिए होंगे। ये दिन तो इसी तरह गुजर जाता है और अगले दिन जब एवलिन ग्रॉसरी करके बाहर निकलती है तो वो अपनी पॉकेट के अंदर से चाबियां निकालती है। चाबियों के साथ उसके हाथ पे बहुत सारे वॉर्म्स भी आ जाते हैं। ये देखकर वो पूरी तरह डर गई थी। उसकी पॉकेट में ऐसे अजीबोगरीब कीड़ों का होना बिल्कुल भी नॉर्मल तो नहीं था। वो जल्दी से अपनी जैकेट उतारती है और उसमें देखती है कि वॉर्म्स आए कहाँ से थे, लेकिन उसकी जैकेट बिल्कुल साफ थी। ये बात रात में वो रेड से भी डिस्कस करती है। रेड कहता है इतना मत सोचो, क्या पता तुम्हारा बेटा ही तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा हो और उसने ही ये वॉर्म्स तुम्हारी की के साथ लगाकर तुम्हारी पॉकेट में रख दिए हो। रेड कहता है तुम टेंशन फ्री होकर सो जाओ, मैं केन से बात करूंगा। एवलिन भी अब अपना माइंड साफ करते हुए सो जाती है और आधी रात को जब वो पानी के लिए किचन में जा रही थी तो उसे रास्ते में एक भयानक साया दिखाई देता है, जिससे वो डरकर चीख मार देती है और लाइट ऑन करती है तो देखती है कि ये उसका बेटा केन ही था। उसने डरते हुए पूछा तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो? तो केन ने कहा मैं डर गया था, मुझे बहुत ही डरावनी डरावनी ख्वाब आ रही हैं, जैसे कोई मॉन्स्टर मेरा पीछा कर रहा हो। एवलिन और रेड उसके कमरे में जाते हैं और उसे समझाते हैं देखो बेटा, मॉन्स्टर जैसी कोई भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती ही नहीं, वो तो सिर्फ किताबों में ही होती हैं। काफी देर केन को हौसला देने के बाद एवलिन उसके रूम से जब जाने लगते हैं तो हम उसके पीछे उसी रेड डोर के अंदर से एक काला हाथ निकलता हुआ देखते हैं, जिसे एवलिन नोटिस नहीं कर। सुबह होते ही इनका घर नॉक होता है और एवलिन देखती है कि इनके घर यूराया आया था, जो काफी घबराया हुआ था क्योंकि वो बोल नहीं सकता था। इसीलिए वो इशारे करके एवलिन को समझाने की कोशिश करता है कि उसका घर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया है। उसको लग रहा था कि इस घर के अंदर कोई बहुत ही खतरनाक स्पिरिट्स आ गई हैं और ये घर अब प्योर नहीं रहा।
वो कहता है कि या तो यहाँ पर कोई रिचुअल किया गया है या यहाँ पर वाकई ही कोई दूसरी डायमेंशन की चीज आ गई है। ये लोग अब उस चीज को यहाँ से भगाने के लिए एक रिचुअल करने लग जाते हैं और एवलिन भी मान जाती है। यूराया घर के चारों तरफ नमक का एक घेरा बना देता है और बहुत सारी कैंडल्स ऑन करता है और एवलिन से उस नए लगाए डोर के बारे में सवाल करता है। तो एवलिन बता देती है कि उसे तो ये लोग जंगल से लेकर आए थे। वो समझ गया कि गड़बड़ी इसी पर है। वो होली वाटर लेकर जब उस डोर के ऊपर डालता है तो एकदम से लाइट्स फ्लिकर होकर चली जाती है और इस साइन से ये लोग समझ जाते हैं कि जो कुछ भी गड़बड़ है वो इस डोर से ही है। यूराया जल्दी से इस डोर को अपने घर से उतार देने को कहता है। रात में जब रेड घर आता है तो एवलिन रेड को सारी बात बताती है। रेड कहता है वैसे तो मुझे इस बातों पे यकीन नहीं, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं इस डोर को उतार दूंगा। अगले दिन हम देखते हैं कि एवलिन पास की लाइब्रेरी में जाती है और उससे पूछती है कि क्या पहले ऐसी यहाँ की कुछ स्टोरीज मशहूर है, जैसे किसी का गायब हो जाना या किसी मॉन्स्टर का इस एरिया में आना या जंगल के बारे में कोई स्टोरी या किसी स्ट्रेंज डोर के बारे में कोई स्टोरी पता है। वो लाइब्रेरियन उसे बताते हैं कि ऐसा ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ जंगल में मौजूद एक वेल यानी एक कुएं के बारे में ऐसी कहानियां बनी हुई हैं कि जैसे वो कर्स्ड हो यानी श्रापित हो। और हाँ आज से 20 साल पहले काफी अजीब तरीके से इस शहर से कई बच्चे गायब भी हो गए थे जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। ये खबरें पढ़कर एवलिन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उन पुराने न्यूज़पेपर्स के प्रिंट्स को लेकर घर आ जाती है। घर आकर उसने ये सारी चीजें रात में रेड को भी बताने की कोशिश की, पर रेड ने इन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया और उससे कहा कि तुम ज्यादा ही भूतिया स्टोरीज पे यकीन करने लगी हो और यूराया के साथ भी रह रही हो, इसीलिए तुम्हारे माइंड में ये सब कुछ फिक्स हो चुका है। एवलिन भी उसकी बात मानते हुए सो जाते हैं और सुबह जब ये लोग उठते हैं तो ये हैरान परेशान रह जाते हैं। जिस डोर को इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही पेंट किया था उस डोर का पूरा पेंट किसी पपड़ी की तरह उतर कर नीचे गिर चुका था। ऐसा होना तकरीबन इम्पॉसिबल था और वो दरवाजा अपनी पुरानी हालत में आ चुका था। एवलिन कहती है कि शायद मैं किसी गलत क्वालिटी का पेंट ले आई हूँ या एक्सपायर्ड पेंट, इसी वजह से ऐसा हुआ होगा। कैन को स्कूल छोड़ने के बाद रेड अपने काम पे चला जाता है और एवलिन घर के कामों में लग जाती है। जिस टाइम हम उनके घर में सच में किसी के होने को देख पाते हैं। ये एक बच्ची थी जो बिल्कुल भूत लग रही थी। वो इस पूरे घर में फिरती है और एवलिन उसे पहचान नहीं पाती और आखिर उस दरवाजे के अंदर वापस चली जाती है। दरवाजा बंद होने की आवाज एवलिन ने सुनी थी, लेकिन जब तक एवलिन उस दरवाजे के सामने आई तो वहाँ कोई नहीं था। इतनी देर में एवलिन को दोबारा केन के स्कूल से मैसेज आ जाता है। एवलिन जब वहाँ जाती है तो उसे पता चलता है कि केन को दोबारा स्कूल से 3 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि इस मरतबा दोबारा उसने बच्चों को मारा था और अब की बार तो काफी ज्यादा बुरे तरीके से। वो समझ गई थी कि केन के साथ कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। उसके जहन में आता है कि क्या केन के साथ जो सब कुछ हो रहा है वो उस डोर से तो नहीं जुड़ा। लेकिन फिर उसे रेड की बातें याद आती हैं जिसने एवलिन को उसके दिमाग से ये भूतिया चीजें निकालने को कहा था। इसीलिए एवलिन ने भी अब इस चीज को ज्यादा नहीं सोचा और घर आकर दोबारा रेड से बात की कि केन सुधरने पर आ ही नहीं रहा। ये लोग फैसला करते हैं कि केन को डिसिप्लिन सिखाने के लिए कुछ दिन तक रेड केन को अपने साथ साइट पर लेकर जाएगा। अब हम देखते हैं कि एवलिन को लाइब्रेरी की तरफ से कुछ पुराने न्यूज़पेपर के प्रिंट रिसीव होते हैं। इस न्यूज़पेपर प्रिंट में एक ऐसी लड़की के गायब होने की भी खबर थी जिसकी मॉम अभी तक इसी टाउन में रहती थी। ये खबर सुनकर वो फैसला करती है कि वो उस लड़की की मॉम से इन्वेस्टिगेशन करेंगी कि आखिर उनकी बेटी के साथ हुआ क्या था। बिना वक्त ज़ाया किए वो मैगी नाम की उस बच्ची के मॉम के घर चली जाते हैं। वो औरत काफी डरी हुई थी। उसने एवलिन के लिए थोड़ा सा ही दरवाजा खोला। एवलिन ने उसे बताया कि मैं मैगी की पुरानी खबर सुनकर आई हूँ। मैगी के नाम सुनकर वो और भी ज्यादा घबरा गई थी। एवलिन ने उसे बताया कि मुझे जंगल में एक बहुत पुराना दरवाजा भी मिला था, मुझे उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है। ये सुनकर तो वो औरत आग बगोला हो जाती है। खैर अब क्योंकि एवलिन को कुछ भी नहीं पता था, इसलिए सब कुछ बताने के लिए उस बुढ़ी औरत ने एवलिन को घर के अंदर बुला लिया और उसे बताना शुरू किया कि आज से 20 साल पहले मेरी बेटी को एक घर बहुत अच्छा लगने लगा था। वो हर रोज उस खाली घर के बाहर जाया करती थी, हालांकि मैं उसे मना भी बहुत करती थी। और एक दिन बहुत सारे और बच्चों की तरह उसे अपनी बेटी भी नहीं मिली, उसे मैगी भी नहीं मिली। उसे लगता है कि मैगी उसी घर में गई होगी क्योंकि आखिरी मर्तबा उसे वहीं देखा गया था। ये जानते हुए मैगी की मॉम समझ गई कि ये घर कर्स्ड है, यानी इस घर के अंदर कोई श्राप है, इसीलिए वो उस घर को जला देती है। लेकिन हैरानी की बात थी, पूरा घर जलने के बावजूद वो दरवाजा नहीं जला था। ये देखते हुए वो समझ गई कि ये जरूर किसी और डायमेंशन का या जहन्नुम का दरवाजा है जहाँ पर मासूम बच्चों की सोल्स चली जाती हैं। इसीलिए उसने उस दरवाजे को जंजीरों से बांधकर जंगल के दरमियान में छोड़ दिया ताकि कोई भी बच्चा उसका शिकार न हो सके। उस दिन के बाद से बच्चे गायब होना कम हो गए। लेकिन अब एवलिन क्योंकि वो दरवाजा दोबारा अपने घर यानी शहर में ले आई थी, तो इसका मतलब था कि हिस्ट्री अब अपने आप को रिपीट करेगी। एवलिन ने अभी ये बात सुनी ही कि फौरन ही उसे उसके हस्बैंड रेड का मैसेज आया जिसने बताया कि वो केन को घर छोड़ चुका है। ये सुनते हुए वो घबरा कर फौरन घर की तरफ भागी क्योंकि वो जानती थी कि अब उसका बेटा उस दरवाजे की वजह से खतरे में है। और घर पहुंचने पर वही हुआ जिसका उसे डर था। केन उसे कहीं भी नहीं मिला। फौरन से वो ये खबर रेड को दे देती है और अब ये दोनों मिलकर अपने बेटे को ढूंढने लग जाते हैं।
पूरे शहर में ढूंढने के बाद जब उन्हें अपने बेटे का कोई सुराग नहीं मिलता तो रेड पुलिस में भी रिपोर्ट कर देता है। यहाँ पर हर तरफ इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हो जाती है और हमें उस दरवाजे के अंदर से केन की कार बाहर आती दिखाई देती है, जिसका साफ मतलब था कि केन उस दरवाजे के अंदर ही है। रेड तो पुलिस के साथ लगा हुआ था केन को ढूंढने के लिए, लेकिन एवलिन समझ गई थी कि उसे ना तो किसी ने किडनैप किया है और ना ही वो भटका हुआ है। वो जरूर उसी डोर के पीछे है, क्योंकि केन ने पहले भी कई मर्तबा अपनी मॉम को बताया था कि उसे अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स अपने ख्वाबों में डराते हैं। एवलिन पछता रही थी कि क्यों वो अपने बेटे की बात ना समझ पाई, क्यों वो उसके डर को महसूस ना कर पाई, और आज उसके डर ने उसी को खा लिया। वो जानती थी कि पुलिस तो यहाँ कुछ नहीं कर सकती और जो उनकी मदद कर सकता है वो कोई और नहीं बल्कि यूराया था, इसलिए वो यूराया को अपने घर बुला लेती है। जैसे ही यूराया घर आता है तो एवलिन उसे सारी चीजें बताती है कि किस तरह पिछले कुछ दिनों से केन को मॉन्स्टर्स के ख्वाब आ रहे थे। एवलिन को भी इस घर में डर लगने लगा था और वो उस दरवाजे की भी सारी कहानी यूराया को बता देती है, जो उसे मैगी की मॉम से पता चली थी और न्यूज़पेपर्स के जरिए पता चली थी। यूराया उनकी बातों को सुनकर ये बात कंफर्म कर देता है कि वो डोर कोई सादा डोर नहीं है, बल्कि वो दूसरी दुनिया का एक पोर्टल है और जरूर उस दुनिया के पीछे किसी डीमन का राज है। यूराया को लगता था कि अगर कोई इसके अंदर जा सकता है तो वहाँ से वापस आने का भी कोई ना कोई पॉसिबल तरीका तो होगा। वो इन दोनों से कहता है कि हमें इस डोर को सबसे पहले उसी जगह पर रखना होगा जहाँ से ये लोगों को मिला था, ताकि वहाँ जाकर ये लोग अपने रिचुअल के जरिए इस दरवाजे की पीछे की दुनिया यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कांटेक्ट कर सके। रेड और एवलिन उसकी बात मानते हुए इस दरवाजे को उतार कर बिल्कुल उसी जगह पर रख देते हैं जहाँ से इन्हें मिला था। कुछ कैंडल चलाते हुए ये लोग एक रिचुअल की तैयारी भी कर लेते हैं। यूराया अब अपना रिचुअल शुरू कर देता है, यहाँ पर कुछ सिंबल्स बनाते हुए। जैसे जैसे ये रिचुअल आगे बढ़ रहा था, इस जगह का माहौल और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा था। हर चीज डार्क होती जा रही थी, सारी कैंडल्स बुझने लगी थी, यहाँ तक कि उनका आखिरी लालटेन भी बुझ जाता है। जिस टाइम यहाँ पर एंट्री करता है वही भयानक शैतान जो इस डोर के पीछे रहता था। इस टाइम इन्हें वो नजर नहीं आता, लेकिन यूराया उससे बात कर रहा था। सिर्फ यूराया ही उसे देख सकता था। यूराया उससे बात करता है कि उसे उस दरवाजे के पीछे जाना है। फिर डीमन उसे कहता है कि उस दरवाजे के पीछे जाने की एक कीमत है और तुम्हें मुझे कुछ देना होगा, इस दरवाजे की चाबी। यूराया इस दरवाजे की चाबी भी उसे दे देता है और वो चाबी फौरन से उस दरवाजे के अंदर गायब हो जाती है। इसके बाद वो दरवाजा अब इनकी आंखों के सामने खुल जाता है। दोबारा यहाँ की सभी लाइट्स बंद हो जाती हैं और यूराया को यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की सोल्स दिखाई देती है, जो वक्त के साथ साथ इसी दरवाजे के पीछे गायब हुए थे। खैर अब ये तीनों इस डोर को पार करते हुए उस शैडो वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं, उस सोल की दुनिया के अंदर चले जाते हैं। ये जगह सिर्फ डार्क नहीं थी, यहाँ पर एक खौफ फैला हुआ था और इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं था। डीमन बताता है कि यहाँ पर उसने बहुत सारे बच्चों की सोल्स को रखा हुआ है, जो सोल्स उसके लिए खाने की तरह हैं और उसे ताकत देती हैं। ये डीमन बताता है कि मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों की सोल्स को यहाँ पर लेकर आता हूँ जो डरते हैं। उसकी सबसे बड़ी ताकत डर है। यहाँ एवलिन यूराया से कहती है कि तुम उसे कहो कि चाहे मुझे यहाँ रख ले, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दे। ये सुनकर डीमन हंसने लग जाता है और कहता है कि ऐसी कोई डील यहाँ पर काम नहीं करती, यहाँ पर बड़े आ ही नहीं सकते, यहाँ पर सिर्फ डर राज करता है। जिसके अंदर डर है वही यहाँ रह सकता है। एवलिन अब जिद पे अड़ चुकी थी, उसे किसी भी हाल में अपना बेटा वापस चाहिए था। तो डीमन उससे सवाल करता है कि तुम अपने बेटे को वापस हासिल करने के लिए क्या कर सकती हो। एवलिन कहती है कुछ भी। इसके कुछ भी कहते ही यहाँ वो डीमन इनके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखता है और बताता है कि तुम्हारे बेटे की जान वापस देने के बदले तुम इस डोर को किसी ऐसी जगह लगाओगे जहाँ से हर रोज मैं किसी एक बच्चे की सोल को ले सकूंगा। अपने बेटे के प्यार में खुद गर्ज एवलिन उसकी ये भी बात मान लेती है और इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर देते हैं। ये साइन करते ही उनके पीछे का डोर दोबारा खुलता है और उसमें से डरा सहमा बीमार और कमजोर हुआ केन बाहर निकल आता है, जिसे देखकर एवलिन बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। फाइनली ये लोग अब अपनी असली दुनिया में वापस आ चुके थे। बज़ाहिर तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही थी, पर यूराया बताता है कि प्रॉब्लम अभी है। जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया है उसके बदले इन दोनों की सोल्स भी उस डीमन की हो चुकी हैं और मरने के बाद इनकी सोल्स गॉड के पास नहीं बल्कि इस डीमन के पास जाएंगी और इन्हें सबसे पहले डीमन के साथ किया हुआ वादा पूरा करना होगा। स्टोर को किसी ऐसी जगह लगाना होगा जहां से वो बच्चों की सोल्स को और डर को हासिल कर सके, नहीं तो डीमन उनकी लाइफ तबाह कर देगा। और अपना काम करने के बाद तुम लोगों को ये टाउन जल्दी छोड़ भी देना होगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि एवलिन केन को लेकर फौरन अपना सामान पैक करके इस टाउन को छोड़कर चली जाती है, लेकिन रेड पीछे रह जाता है क्योंकि उसे डीमन के साथ किया अपना आखिरी वादा पूरा करना था। वो स्टोर को दोबारा से तैयार करता है, बिल्कुल नए की तरह पेंट कर देता है और जाकर एक स्कूल में लगा देता है जहाँ से डीमन को डर और बच्चे दोनों मिल सके। उसे ऐसा करते हुए बुरा भी लग रहा था, लेकिन वो मजबूर था और अब जुल्म की एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। यहाँ से बच्चे गायब तो हुआ करेंगे लेकिन कभी अपने पेरेंट्स को नहीं मिलेंगे। और बस यही सब दिखाते और बताते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।